नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आज डियर जिंदगी में हम क्या कुछ खास लेकर के आए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी में यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तब हम इसका भरपूर मजा ले पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्वस्थ जीवन हम जिएं, और स्वस्थ जीवन को जीने के लिए क्या कुछ जरूरी है वो डियर जिंदगी में समय समय पर हम आपको बताते हैं। आज डियर जिंदगी में स्वास्थ्य से संबंधित क्या कुछ जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं और क्या कुछ आपको दिखाएंगे, एक नजर डालते हैं डियर जिंदगी में। आज हम आपको सबसे पहले योगामृत में बताएंगे शशकासन के बारे में। शशकासन का महत्व क्या है, ये कैसे हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावा डियर जिंदगी में आज का जो विषय है वो है नवजात शिशु की देखभाल। कैसे नवजात शिशु का ध्यान रखा जाए ये भी महत्वपूर्ण है, ये बताएंगे। और साथ ही साथ आज आहार में हम आपको बताएंगे गेहूं के घास के फायदे, किस तरीके से फायदा पहुंचाता है हमें। तो डियर जिंदगी में इन तमाम सारी बातों को हम आज आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन आज का जो मुख्य विषय हमारे डियर जिंदगी का है वो है नवजात शिशुओं की देखभाल। उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सबसे पहले योगामृत में बताते हैं शशकासन के महत्व के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग अमृत में। आज का आसन है शशक आसन। शशक का अर्थ है खरगोश। इसमें शरीर की स्थिति खरगोश के समान खींचना, अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करना है। आइए अब शशक आसन की विधि, उससे जुड़ी लाभ और सावधानियों के बारे में जानें। शशक आसन के लिए पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब धीरे से दोनों घुटनों को फैलाएं। दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर कमर को खींचते हुए बिना नितंब को उठाए आगे की ओर झुक जाएं। अंतिम स्थिति में अपनी ठुड्डी और छाती को जमीन से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आएं और कुछ देर विश्राम करें। यह थी शशक आसन की विधि। अब उससे जुड़ी कुछ सावधानियां और लाभ के बारे में हम जानेंगे। शशक आसन में शरीर में पूरा खिंचाव था, तो मेरुदंड को लचीला बनाने में यह आसन बहुत ही लाभदायक है और इसी के साथ साथ आपके तनाव और चिंता से मुक्त करने में राहत दिलाता है। शशक आसन का और प्रभाव आपके कंधों में खिंचाव आता है, जिससे गर्दन और कंधों की कोई भी दिक्कत हो तो उससे निजात पाने में मदद करता है। इसी से जुड़ी कुछ सावधानियां, जिन लोगों को घुटनों की दिक्कत है वो वज्रासन की स्थिति में नहीं बैठ पाएंगे, वो वैसे ही बैठकर अपनी कमर को आगे खींचने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ स्लिप डिस्क या शाटिका पेन में इस आसन को ना करें। धन्यवाद। तो शशकासन के बहुत सारे फायदे जिनकी जानकारी आपको मिली, और आइए अब शुरुआत करते हैं नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे की जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज नवजात शिशुओं की देखभाल के बारे में हम बात करेंगे। बच्चे के जन्म लेते ही उसकी सही देखभाल बहुत जरूरी है। कई बार अनुभव की कमी के कारण या जानकारी के अभाव में नवजात शिशुओं की देखरेख में गलतियां हो जाती हैं और अक्सर ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। नवजात शिशुओं की देखभाल मसलन शिशु को स्तनपान यानी कि शिशु को दूध कैसे पिलाया जाए, शिशु को कैसे उठाया जाए, शिशु का सोना और जगना, छोटे बच्चे का दूध पीने के बाद उल्टियां करना, बच्चे की मालिश कैसे की जाए, जन्म के बाद बच्चे का वजन और शरीर का विकसित
होना, ये तमाम सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। ये बात सच है कि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके शिशुओं की देखभाल के प्रति जागरूकता का स्तर और बढ़ाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर 2 मिनट में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। इसके पीछे के कारण जो है उनमें शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, पौष्टिक भोजन या बुनियादी सुविधाओं की कमी है। आज हम डियर जिंदगी में समझने की कोशिश करेंगे कि नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे की जाए, और इस विषय पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज बहल, आप आरएमएल से बाल रोग विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका लोकसभा टीवी की तरफ से। साथ ही आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से डॉक्टर अरुण कुमार महापात्रा। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अरुण आपका भी। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी लोकसभा टीवी की तरफ से। इससे पहले कि हम तीनों विशेषज्ञों से बच्चों की देखभाल के बारे में जाने, आइए आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नवजात शिशु जितने ज़्यादा छोटे होते हैं, उनकी देखभाल भी उतनी ही नाजुकता से करनी होती है। शिशु का संपूर्ण स्वास्थ्य उसके जन्म से 28 दिन के बीच निर्धारित होता है। जन्म के बाद शिशु को मां का दूध पर्याप्त मात्रा में कैसे मिले, उसके कपड़े बदलना, उसका रोना, इन सभी बातों को बारीकी से ध्यान में रखना चाहिए। नवजात शिशु का शरीर बहुत ही संवेदनशील होता है, इसीलिए शिशु के कमरे का तापमान का ख्याल रखना चाहिए। तापमान को हमेशा सामान्य बनाए रखना चाहिए। कमरे का अधिक तापमान बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नवजात बच्चे को कुछ समय के लिए कपड़े में रखकर धूप दिखाएं, इससे बच्चों की हड्डियां स्वस्थ होती हैं। नवजात शिशु को 6 महीने तक केवल मां का दूध ही देना चाहिए। 6 महीने के बाद शिशु को कुछ हल्के आहार भी दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आहार में कुछ ऐसा ना हो जिससे पाचन में समस्या हो। नवजात शिशु की गर्दन को संभाल कर पकड़ें, क्योंकि जन्म के कुछ महीने बाद ही उनके गर्दन का विकास अच्छे से होता है। गर्दन को सहारा ना देने से बच्चे के गर्दन में मोच या और भी कोई खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। छोटे बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें रोशनी और शोरगुल से थोड़ी परेशानी होती है और वो इसीलिए ज़्यादा रोशनी या आवाज़ होने पर रोने लगते हैं। शिशुओं के सामने ज़्यादा शोरगुल ना करें और उन्हें शांत माहौल दें। नवजात शिशु की त्वचा बहुत ही कोमल होती है, इसीलिए जब भी उसे छुएं तो हाथों को ज़रूर धो लें। उनकी त्वचा को शुष्क ना होने दें। नहलाते समय गुनगुने पानी का उपयोग करें, साथ ही हल्के हाथ से साबुन लगाएं। नवजात शिशु को समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाकर जांच और टीकाकरण करवाएं, जिससे उनका शरीर बड़ी बीमारियों से बचा रहे। तो नवजात शिशुओं की देखभाल बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण भी है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने यही समझाने की कोशिश की। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे डॉक्टर बहल आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले नवजात शिशुओं की देखभाल, बहुत ही सामान्य सीधा सवाल मेरा, कैसे की जाए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्या कुछ जरूरतों का सबसे पहले ध्यान रखा जाना जरूरी है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं? नवजात शिशु जो है उसका एक ट्रांजिशन होता है एक्वेटिक लाइफ से एटमॉस्फेरिक लाइफ, मतलब एक जलाशय में जैसे बच्चा पनप रहा है 9 महीने, अब वो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में उसका ट्रांजिशन हुआ है। और ये जो जन्म का प्रोसेस है ये खुद ही बहुत चैलेंजिंग होता है। एक तो साइंटिस्ट ने इतना तक बोल दिया कि ये इतनी बड़े अचंभे की बात है कि इतनी ट्रेचरस, इतनी मुश्किल जर्नी के बाद ये इंसान का ये नवजात शिशु जिंदा रहता है जी। ये इतना प्रोसेस कठिन है और हेल्दी रहता है। ये कठिन इतने, जब डिलीवरी के बाद में उसका जब नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक तो नॉर्मल हो जाए या कई बार टाइम से पहले भी हो जाती है या उसमें चैलेंजेस आते हैं कुछ, तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो बच्चे को देखने पड़ते हैं। इसके लिए जो है माँ पिताजी का रोल डॉक्टर्स के साथ में एक कंबाइंड टीम की तरह चलता है। हमारे देश में इसकी अवेयरनेस अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। जो प्रॉब्लम्स बच्चे में होती है वो उसमें एक तो साफ सफाई, खास करके आँख की सफाई, एक उसकी न्यूट्रिशन और एक उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसकी सफाई, उसका हाइजीन।
और एक बच्चे का तापमान। जी। ये 4 एक महत्वपूर्ण कारण है जो बच्चे के चैलेंजिंग है। सिर्फ ये 4 अगर माता पिताजी को समझ आ जाएं तो इससे हम बहुत सारी जो कठिनाइयाँ हैं वो बच्चे को हम बचा सकते हैं और उसका नॉर्मल एक पालन पोषण में हमें उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के बीच में समझना चाहूँगा मैं आपसे डॉक्टर अरुण, जब हम बात करते हैं नवजात शिशु की देखभाल की तो थोड़ा सा पहले यदि हम चलें तो जो गर्भस्थ माँ है उसको भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। इसके लिए किस तरीके का उसका खान पान होना चाहिए, किस तरीके की उसकी जीवन शैली होनी चाहिए 9 महीने गर्भ के दौरान, वो भी महत्वपूर्ण है। शुरुआत हम पीछे से करें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। जी सर, जो बच्चे का जन्म होता है उसकी जो नींव है जी, वो कहा जाता है कि 9 महीने पहले से माता जी के गर्भ में स्थापित हो जाती है। तो माता का पोषण, आहार विहार अगर सही नहीं होगा तो वो बच्चे को, एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो माता को चाहिए कि उसका डाइट अच्छा हो, मतलब उसका पोषण अच्छा हो। जी, जो वो दवाइयाँ ले रही हैं, कोई भी अगर किसी को बीमारी है कुछ भी, तो वो दवाइयाँ ले रही है तो वो चिकित्सक परामर्श से ही लें, ठीक है, अपने आप से ना ले लें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी जन्मजात विकृतियां बच्चों में उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहला पोषण है, दूसरा है कोई औषधियों का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो उसको ध्यान पे लेना चाहिए, और वो जो आहार है वो पूर्ण पोषण तत्व से भरपूर होना चाहिए। जी। और फास्ट फूड या जंक फूड जैसी चीज़ें हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चिकित्सक के परामर्श से सबसे पहले से, जब से गर्भ का डायग्नोसिस हो जाए कि गर्भ है, उसी से चिकित्सक परामर्श स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, एंटीनेटल चेकअप्स रेगुलरली करने चाहिए और जैसा चिकित्सक समय समय पर बताते रहें उसी के अनुसार करते रहना चाहिए, तभी वो जाके एक हेल्दी चाइल्ड को एक डिलीवर कर पाएंगी। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, यहाँ पर ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जस्ट आफ्टर द बर्थ, मतलब शिशु के जन्म लेते ही सबसे पहला काम, वैसे तो ये सब चिकित्सक की देखरेख में होता है, लेकिन कई बार परंपराओं के चलते घरों में कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं जो कि नवजात शिशु के साथ वो करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि वो शुरुआती 1 घंटा बताते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तुरंत गर्भ के बाद, डिलीवरी के बाद में। क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ऐसी हैं जिनका ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी? शेखावत जी, जैसे आपने बात किया पहले घंटे की, जी, वाकई ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। जो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में जो बात कर सकते हैं हम, वो ये है कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। जैसे डॉक्टर बहल ने बात किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने का अंदेशा रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग को शुरू किया जाए। ओके, पहले 1 घंटे में बच्चे जो हैं बड़े एक्टिव होते हैं, उसमें माँ अपना फीड करवाएं तो लाइक्लीहुड कि वो सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड करेंगे लंबे समय तक बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करी जाए विदिन 1 आवर। दूसरा है कि इसी पीरियड में अभी जो नई रिसर्च आई हैं उसके मुताबिक ये कि बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखा जाए, यानी कि जन्म हुआ उसके तुरंत बाद बच्चे को हम मशीन पे रखें या उसमें रखने की बजाय बच्चे को माँ की छाती में लगा के रखें, तो उसके बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। एक तो जो बच्चे को ठंडा होने का अंदेशा होता है जन्म के तुरंत बाद, उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। एंड सेकेंडली, जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल जो है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बाद में उसकी लाइक्लीहुड काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि क्योंकि बहुत सारी जैसे पर्टिकुलरली कोई सांस में तकलीफ़ है या कुछ और उस तरह की तकलीफ़ है, ये इस वाले पीरियड में आपको नज़र आती है। नॉर्मली डॉक्टर लोग या जो भी हेल्थ प्रोवाइडर्स इनकी केयर में हैं वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, बट यदि आपकी नज़र में कोई चीज़ ऐसी आती है तो आप उनको बताएं। तो ये 3-4 चीज़ें, और भी कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे विटामिन के का एक इंजेक्शन दिया जाता है, बट एज पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बाद में अब ये भी समझना ज़रूरी है यहाँ पर डॉक्टर बहल कि आपके अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है और आप अपने बच्चे को लेकर के घर आ चुके हैं। उस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है? उसको किस तरीके से उठाया जाए, उसको किस तरीके से सुलाया जाए? माँ जो है, जिन्होंने अभी अभी अपने बच्चों को जन्म दिया या जो पहली बार माँ बनी है, अनुभव की भी उनको कमी होती है, कब कब उसको दूध पिलाना है, किस तरीके की उसकी दिनचर्या रखनी है, उसको किस तरीके से कंधे पर लेना है, उसको किस तरीके से हाथ में उठाना है, इन सारी बातों को यदि आप समझाएं तो बेहतर होगा। जो एक मदर है जो उसको लिए ये बड़ा चैलेंजिंग रहता है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। और
जो शुरू में जब फीडिंग के 2 दिन में तो थोड़ी कठिनाई होती है। वो कोलोस्ट्रम जो मिल्क है, जिसको पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है, ये हमारे यहाँ मिथ है, एक भ्रम है कि ये खराब है, ये ठीक नहीं है, इसको फेंक दो। ये इलिटरेसी के कारण ये पूरे भारतवर्ष में दुर्भाग्य से प्रचलित है। लेकिन मैं यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि इसमें जितनी ताकत है वो दूध से भी ज़्यादा ताकत इस कोलोस्ट्रम में है। शुरू के 2 दिन में थोड़ी कठिनाई होती है। और एक ये भी भ्रम है कि पानी मत पिलाओ, पानी का फ्लूइड का जो है रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, लेकिन पानी बहुत पिलाना है, कम से कम 13-14 ग्लास पानी, मतलब 3 लीटर के करीब मदर को पानी पिलाना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पानी पिलाएगी मदर, पानी पिएगी मदर, उतना ही ज़्यादा उसका मिल्क आउट होगा। तीसरी बात, जो मैं ये मिल्क आउटपुट बढ़ाने के थोड़े से ये मैं इसको पेश कर रहा हूँ। ये जो एक दूसरा इमोशनल जो स्टेटस है मदर का, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट मिल्क का आउटपुट है, वो इमोशन से बहुत लिंक्ड है। ये सारा पीरियड प्रेगनेंसी का, लैक्टेशन का, ये सारा चैलेंजिंग है, ये स्ट्रेसफुल रहता है मदर का। और कुछ जो पहली बार माँ बनी है उसके लिए लेबर रूम का डॉक्टर से साक्षात्कार भी शायद पहली बार होता है, तो ये उसके लिए एक नई चीज़ है। वो थोड़ा स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रेस के कारण भी मिल्क आउटपुट थोड़ा सा कम रहता है। तो पूरा इसमें पति का, घर वालों का, समाज का पूरा इसमें सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। मदर को पहले से ही सारा अगर ट्रेनिंग दी जाए कि इमोशनली ये सारा एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं जिससे मिल्क आउटपुट कम रहता है। और ये जो मिथ हैं, ये पानी नहीं पिलाना और दूसरी चीज़ें मैं और भी बताऊंगा अभी आपको, ये सारे जो मिथ हैं ये थोड़े से कंट्रोल हो जाते हैं, तो मिल्क आउटपुट बेहतर रहता है, उसका ग्रोथ अच्छी रहती है, बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा रहता है और स्वास्थ्य से वो अच्छा पनपते लगता है आगे। ठीक है। तो और जन्म के बाद में कितने समय में उसको दूध पिलाना होता है माँ को? ऑन डिमांड, अगर बच्चा जब रोए तब, ठीक है, या नहीं तो लगभग 2 या 3 घंटे में जो है माँ को, बच्चे को अपना दूध पिलाना है। यूजुअली बच्चा दूध पी के अगर वो 10 से 15 मिनट में दूध पी लेता है, और मदर को चाहिए कि दोनों तरफ से दूध पिलाए, आधा इस तरफ से आधा उस तरफ से, ताकि रीफिलिंग हो जाए 2-3 घंटे के बाद में और मिल्क का आउटपुट बेटर रहे। तो और बस इतना ही बोलूँगा इसमें। ठीक है। और मैं आप समझना चाहूँगा यहाँ पर आपसे कैसे जो तरीका होता है डॉक्टर अरुण की, व्हाट इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ फीडिंग, मतलब स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है? ये भी कई बार जानकारी का अभाव नहीं होता है तो नहीं हो पाता। और जैसे कि यहाँ पर बताया कि इमोशनली बहुत ही भावनात्मक, बहुत लगाव रहता है सीधे। कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि दूध नहीं आ पाता है, तो ये किस तरीके से व्यवस्था हो, मतलब क्या सही तरीका है इसका? जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब बच्चा पैदा हो जाता है परिवार उसका स्वागत तो करता ही है, लेकिन उसके साथ जो माता है उसके अंदर एक डर भी बना रहता है और शंका भी रहती है कि शायद मेरा दूध कम हो जाए, या इस प्रकार की शंका रहती है। तो इसी तरह से चिकित्सकगण जो हैं, आजकल हम एंटीनेटल काउंसलिंग के टाइम ही जब एंटीनेटल विजिट में आते हैं तभी हम उनको पहले से गाइड कर सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में ये दिक्कतें आ सकती हैं। अगर कोई ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे कुछ महिलाओं में इन्वर्टेड निपल्स होते हैं या स्तन में कोई विकृति है, तो उनको समझाना जरूरी है कि इस छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से होने वाले बच्चे को स्तनपान में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये एंटीनेटल जो काउंसलिंग एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा है, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसे कब हम स्तनपान कराएं, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तो नॉर्मल डिलीवरीज जो हैं उसमें करीब करीब आधे से 1 घंटे के अंदर हमको स्तनपान स्टार्ट करवा देना चाहिए। और सीजरियन डिलीवरीज में थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स उसको स्टार्ट करवा देना जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के बाद और इसको हिदायत देनी होगी कि इसके बीच में किसी प्रकार का पानी हो या कोई शहद हो या घी हो, ये बच्चे को ना दिया जाए। ठीक है, बच्चे को ना दिया जाए। और मदर का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फ्लूइड बैलेंस जो है, पानी समय समय पर पिलाते रहें। ठीक है। जो लिक्विड थोड़ा सा डाइट ले सके तो और अच्छी बात है। और बच्चे को ऑन डिमांड, एक बार लैक्टेशन सेटल हो गया तो जब जब बच्चा चाहे विद इन 2 आवर्स हो या 1.5 आवर्स हो, तब तक उसको दूध पिलाना चाहिए, वो भी एप्रोप्रिएट पोजीशन में। ओके डॉक्टर अग्रवाल, और जैसा कि जन्म के तुरंत बाद माँ का जो पहला गाढ़ा दूध है वो अमृत है उसके लिए, ये समझा जाए? बिल्कुल। तो जो चर्चा हो रही है उसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है, हम केयर की बात कर रहे थे विद इन फर्स्ट आवर की फीडिंग की बात कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि पहला दूध माँ का होना चाहिए। एक हम कहते हैं हमारी भाषा में कि प्री लैक्टियल फीड्स, मतलब आपने दूध माँ को नहीं आया या माँ को लगाने से पहले आपने कोई और दूध दे दिया,
ये सोचते हुए कि माँ को दूध नहीं आ रहा है इसलिए हम ये दूध दे दें। जी। बट वो प्री लैक्टियल फीड्स देना जो है वो बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है, न केवल बच्चे के लिए बट सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है, तो किसी तरह का प्री लैक्टियल फीड नहीं दिया जाए। और जैसे डॉक्टर अरुण कह रहे हैं सप्लीमेंट्री फीड की माँ अपना दूध दे रही है लेकिन साथ में कुछ आप और भी दे रहे हो, है ना, तो सप्लीमेंट्री फीड्स भी अवॉइड करा जाए, है ना। डे इन डे आउट सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क एंड जैसे डॉक्टर बहल ने बताया ऑन डिमांड, बेबी जब भी मांगता है, बच्चा जब भी मांगता है, माँ को दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था, वो ये कि जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उस पर कुछ नहीं लगाना होता है जी, है ना, किसी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ आपको ड्राई अम्बिलिकल कॉर्ड देना चाहिए। और फीडिंग की आपने कहा कि टेक्निक की जहाँ तक बात करी तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है उसमें वो ये है कि मदर कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिस भी पोजीशन में कराएं, बैठ के कराएं, लेट के कराएं, चेयर में बैठ के करवा रही हैं, पलंग पे बैठ के करवा रही हैं, उनको ये मेक श्योर करना है कि वो कंफर्टेबल हों, उनकी बैक फुल्ली सपोर्टेड हो, है ना, बच्चे पे नहीं झुकें। ठीक है, और बच्चे को अटैच करवाने हैं तब उस चीज़ को ध्यान रखना है। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बट मोटे तौर पे आपको ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि निप्पल माँ का होता है प्लस उसके चारों तरफ काला हिस्सा होता है जिसको हम एरियोला कहते हैं। निप्पल एंड एरियोला बच्चे के पूरा माउथ में होना चाहिए। ठीक है, वो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो हम हेल्थ प्रोवाइडर्स माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, उसमें हेल्प भी करते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग एंड कंफर्टेबल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से स्तनपान कराया जाए। और तीनों चिकित्सकों का यहाँ पर ये कहना है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का जो पहला गाढ़ा दूध है वो अमृत है। जो भ्रांतियाँ होती है कि इस दूध को हटाया जाए और शहद चटाया जाए या फिर घुट्टी पिलाया जाए, इन सारी चीज़ों से बचते हुए जन्म के तत्काल बाद सबसे पहले बच्चे से, शिशु से माँ का स्पर्श, उसकी छाती से माँ का स्पर्श, और उसके बाद में बहुत ज़रूरी है कि माँ का पहला गाढ़ा दूध ही उसके लिए अमृत। कई सारी औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है पहला दूध। इसके महत्व को आपको समझना होगा। फिलहाल हम इस कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आप सभी दर्शक, खास तौर से ऐसी माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को हाल ही में जन्म दिया है, नवजात बच्चों को जन्म देने वाली माँ और परिवार के लोग, नवजात शिशुओं की देखभाल से संबंधित सवाल आप हमारे तीनों पैनलिस्ट से कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर है 011-2303-5420। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115314। जब भी आप हमसे बात करें अपने टीवी के वॉल्यूम को कम करके स्पष्ट शब्दों में अपना सवाल पूछें। आज हम नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे की जाए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे संबंधित सवाल आप हमसे, हमारे पैनलिस्ट से साझा कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। डियर जिंदगी में आज हम चर्चा कर रहे हैं नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे की जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके घर में जब किलकारी गूंजी है तो उस किलकारी को और स्वस्थ बनाने के लिए, बच्चे के शरीर को और स्वस्थ बनाने के लिए, उसकी सेहत को बनाए रखने के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है, ये समझना होगा। और आप सभी दर्शक यदि इससे जुड़े हुए कोई सवाल आपके हैं तो हमारे साथ अभी फ़ोन करके साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर है 011-2303-5420। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115314। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर बहल, जन्म के बाद में ये देखा जाता है कि बच्चे की मालिश कराई जाती है, वो किस तरीके से की जाए और मालिश का क्या महत्व है? मालिश जो है, जो मसाज से जो है बच्चे की जो थोड़ा सा जो सर्कुलेशन बेसिकली वो इम्प्रूव होता है जी। और एक हमारा जो वैज्ञानिक बाल चिकित्सा विज्ञान के तहत में ये भी पाया गया है कि जो ऑयल जो इससे हम मसाज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक ये भी बात है कि सरसों का तेल का, हमारा जहाँ गंगा नदी हमारे सारे देश में बहती है वहाँ सरसों की खेती भी होती है और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जी। तो मैं ये बोलूँगा सरसों का तेल से मालिश ना की जाए, थोड़ा सा इरिटेंट होता है वो। तो कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल, नारियल का तेल, उससे मालिश कर सकते हैं। लेकिन
इमीडिएटली नहीं, जन्म के बाद नहीं, कम से कम महीने या 1.5 महीने की बच्चे की जब उम्र हो जाए जी। तो उस पर बच्चे की जो है आप तेल से मालिश कर सकते हैं। और गर्मियों में यूजुअली टेम्परेचर से कई बार क्या होता है, हीट रिटेन हो जाती है मालिश से। हमारे जो ये स्पोर्स हैं जिससे पसीना निकलता है, कई बार ऑयल उसको शायद ब्लॉक भी कर सकता है, तो हीट रिटेन हो सकती है, हो सकता है उसको बुखार भी हो जाए। तो अमूमन जो है गर्मियों में मालिश अवॉइड करें। और जैसे ही उत्तर भारत में खासकर जैसे है सर्दियाँ जो है अक्टूबर के बाद से आती हैं, तो मालिश आप ठीक है। तो यूज बच्चे कर की सकते मालिश हैं। के लिए नारियल यानी कि खोपरे का तेल सबसे ज्यादा उपयुक्त बताया गया। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं बिहार से, प्रतिमा। प्रतिमा, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं बोल रही जैसे कि मेरा बच्चा को 2.5 महीना हुआ है जी। तो दूध के बारे में जानना चाहती हूँ। दूध जैसे कि कम मुझे हो रहा है तो उसको बाहरी दूध दे सकते हैं? 2.5 महीना हुआ है शिशु को और दूध कम है। वही मैंने बताया अभी कि ये थोड़ा सा जितना मदर स्ट्रेस में होती है तो ये दूध कम आ रहा है तो ये भी एडिशनल स्ट्रेस बन जाता है, ये तनाव का कारण बन जाता है। तो उनसे मानसिक रूप से उन्हें जो है मानसिक तरह से उनको जो है शांत रहना है और अपने आप को ही रीअश्योर करना है। और पानी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, पानी का सेवन ज़्यादा करें, न्यूट्रिशन अच्छा लें, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स अगर शाकाहारी हैं तो दालें, सोयाबीन, मूंगफली, चने, ये 4 चीज़ें हैं जो शाकाहारी लोग जो है सेवन इसका कर सकते हैं। गुड़ के साथ में थोड़ा उसमें आयरन भी चला जाता है। तो ये 4 चीज़ें बिल्कुल जो लोकली अवेलेबल हैं, मैं वही फूड बता रहा हूँ, ये कोई महंगा नहीं है। ठीक बात। लोकली बल इस फूड का ज़्यादा वो इस्तेमाल करें। और अगर मांसाहारी है तो जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। मिर्च मसाले, तली हुई बाज़ार की चीज़ें, जंक फूड ना खाएं। ठीक है। तो माँ के स्तनपान कराने में जो भावनात्मक लगाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानसिक रूप से आपको मजबूत होना है, सकारात्मक सोचना है और डाइट अच्छी लेनी है। वो जितना अच्छा लेंगे आपको फायदा होगा। उत्तर प्रदेश से एक और दर्शक नितिन। नितिन, सवाल पूछिए। हाँ सर। जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा बच्चा अभी 7-8 महीने का है जी। और उसको सर वो बता रहे हैं लीवर इन्फेक्शन हो गया है और क्या कहते हैं उसको यूरिया बढ़ा हुआ है। ओके, तो ठीक है। डॉक्टर रमेश। नितिन जी, आपने इन्फॉर्मेशन दी कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिया बढ़ गया है, तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए पर्याप्त नहीं है कुछ एडवाइस कर पाने के लिए। लेकिन आपको निश्चित तौर पे किसी उपयुक्त डॉक्टर से मिलके, जो कि आप दिखा रहे होंगे, आपको उनकी सलाह के हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन से मेरे लिए कुछ कह पाना ठीक मुश्किल बात है। है। मतलब अच्छे चिकित्सक को यदि आप दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझना चाहूँगा यहाँ पर डॉक्टर सर आपसे कि किस तरीके का पहनावा बच्चों का हो। नवजात शिशुओं को क्या कुछ पहनाया जाए? अलग अलग मौसम जब बदलते हैं तो स्वाभाविक के मौसम के हिसाब से उनका पहनावा भी होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी स्किन जो रहती है वो बहुत नाजुक, बहुत मुलायम होती है, उसमें किसी भी तरीके की परेशानी ना आए तो किस तरीके का कपड़ा उन्हें पहनाया जाए? जी बिल्कुल सही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है जी। और जो पहनावा है वो मौसम के अनुसार बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में क्योंकि अगर बाहर का तापमान बहुत कम है और बच्चे का अगर उसी प्रकार से सही वस्त्र नहीं पहनाए हैं तो उसको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए ऊनी वस्त्र जो हैं वो जैसे जुराबें हो गई, टोपी हो गए, दस्ताने हो गए, जो भी है सॉफ्ट क्लॉथ्स पहनाने हैं लेकिन कवर्ड रखना है। पर्टिकुलरली हेड रीजन जो है, सिर जो है, उसका सरफेस एरिया सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो उसे ढक के रखना चाहिए सर्दियों में खास तौर से। और गर्मियों के मौसम में लाइट कॉटन क्लॉथ्स जो है उसको देना चाहिए और पर्टिकुलरली डायपर्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए और बार बार उसको देखते रहना चाहिए कि वो कहीं यूरिन स्टूल रिटेन तो नहीं कर रहा है और बार बार उसको चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, डायपर से बचने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ हरियाणा से एक और दर्शक जुड़े हैं, श्री किशन। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी सर। जी, सवाल पूछिए। हमारा बच्चा अभी 31 तारीख को जन्मा है जी। उसके ना लेफ्ट साइड की आई है जो आँख से टीप सा निकलता है थोड़ा थोड़ा। जी, बहुत ही कम समय हुआ, 29 तारीख बता रहे हैं शायद। हाँ, ये कई बार तकलीफ हो जाती है क्योंकि हमारे आँख से जो आंसू, जो पानी है, जो आँख को मॉइस्ट रखती है, वो आँख के कोने से बह के नाक के रास्ते से वो चली जाती है और वो आँख को मॉइस्ट करने का एक जरिया है प्रकृति का। वो कई बार जन्म के समय जो है वो ढंग से बना नहीं होता है, उसका रास्ता बना नहीं होता, तो वहाँ पर वो या तो बाहर आंसू जो है उसके बाहर आएंगे या वहाँ पर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है जी। और एक आंख से इन्फेक्शन होगा तो वो दूसरी आंख में भी जा सकता है। तो इसका यही है कि एक तो हम उसको मसाज करें,
तो मसाज करने का जेंटल मसाज करें उसको, जेंटली दूध पीने से जस्ट पहले 15 या 20 बार आँख के कोने में, और उसको मसाज करें दूध पीने से पहले जेंटली 3 या 4 बार दिन में। तो ये कई बार रास्ता खुल जाता है और इसको खुलने में 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। ठीक। अगर तब नहीं खुले तो फिर आँख नेत्र चिकित्सक से जाके सलाह करके एक छोटा सा ऑपरेशन करके इसको खोला जाता है। एक मैं थोड़ा सा सलाह ये दूंगा, बच्चे की आँख में डालने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी चैलेंजिंग होती है कि हम जैसे है कि आँख को खोलते हैं, बच्चे की आँख हम नहीं खोल सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, उसको हेड को स्टेबलाइज करो और ड्रॉप्स ऊपर से डाल दो। बच्चा खोलेगा, आँख खोलेगा, बंद करेगा और उसकी आँख में वो दवाई चली जाएगी। लेकिन अब बच्चे की आँख ऐसे खोल नहीं सकते हो। तो सर फिर कैसे डालें, किस कोने से डालेंगे? ऊपर से डाल दो उसको, ऊपर से टॉप से 6 इंच 8 इंच की दूरी से ऊपर से टपका दीजिए आई ड्रॉप्स को, अगर डालनी है उसमें। भले आँख बंद है तो भी? हाँ, खोल देगा बच्चा, कुछ आँख पे उसका टपके की दवाई आँख खोल देगा अपने आप को। आँख ऐसे फिजिकली नहीं खोल सकते, जितनी आप खोलोगे वो और बंद करेगा और चोट लगने का आसार हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हमारे और सर आई मसाज के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं वो किस तरीके से करनी है, किस कोने से करनी है? क्योंकि बहुत सॉफ्ट और बहुत जेंटल होते हैं बच्चे। ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट ही कर देता हूँ। ये आँख का ये कोना है इधर और इधर ये नाक है, तो ये जेंटल मसाज डाउनवर्ड्स करनी होती है ऐसे जेंटली। आपकी उंगली ये टिप साफ होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसको हाइजीनिकली बेटर होनी चाहिए ताकि एडिशनल इन्फेक्शन हो जाए। जेंटली उसको ये डाउनवर्ड्स ऐसे, ठीक, 20 टाइम्स। तो वो किससे करना है? अपने फिंगर से। फिंगर से? उसमें कोई ऑयल या कुछ मतलब लाइक कोई ड्रॉप? ये साफ होनी चाहिए, फिंगर टिप्स बस क्लीन होना चाहिए और इससे आपको मसाज करनी है। और इसमें 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। ठीक है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से एक और दर्शक जुड़े हैं, सचिन। सचिन, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा बच्चा है सर 7-8 महीने का है सर जी। सर वो उसको दस्त ज्यादा, उसके दांत निकल रहे हैं, पता नहीं उसके दस्त बंद नहीं हुए, डॉक्टर से दवा दे के 1 महीने से ऊपर हो गया सर। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी जवाब देना चाहे? उल्टी दस्त डॉक्टर बताएंगे। नहीं, नितिन जी बताया ना जी नाम? सचिन जी कई बार बड़ी भ्रांतियां होती हैं, वाकई दस्त नहीं होते लेकिन आप समझ रहे होते हैं कि दस्त हैं, है ना? तो यदि छोटे छोटे दस्त हैं और बच्चा बार बार कर रहा है, वो दस्त नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं बहुत बार स्टूल पास करते हैं, पोटी करते हैं, छोटी मात्रा होती है लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यदि वो वाकई दस्त हैं, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मली बच्चा जितनी बार जाता है उससे ज़्यादा बार जा रहा है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और स्टूल जो है, पोटी जो है वो पतली है, तो इसका मतलब वो डायरिया है। तो डायरिया है तो फिर डायरिया का ट्रीटमेंट डायरिया के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि आप माँ का दूध कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये आपका बच्चा 7 महीने का है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड मतलब माँ के दूध के अलावा दूसरा खाना या तो आप दे रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना है, और नहीं दे रहे हैं तो शुरू करना है। और इसके अलावा ORS का घोल आपको दस्त के हिसाब से देना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी तो नहीं हो जाएगी। इसके अलावा किसी दवा की ज़रूरत नहीं है और डायरिया अपने आप ठीक हो जाता है। आपने दांत की बात कही, दांत का वैसे दस्तों से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अक्सर यह होता है कि दांत हो रहे थे तो बच्चा उठा उठा के कुछ खा रहा होता है, तो उसकी चक्कर में थोड़ी इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे उसके प्रिवेंशन के लिए कि बच्चा इधर उधर की चीजें। और जब बच्चों के दांत आते हैं तो क्या कोई तरीके की उनको उसका रिएक्शन होता है, लाइक दस्त जैसे लगना, ऐसी कुछ नहीं होता है क्या? मैंने बताने की कोशिश किया यही वाला कि दांतों का आना और दस्त होने का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये भ्रांति है बेसिकली। और पार्टली ये होता है कि इस वक्त बच्चे को बिकॉज उसके गम्स में कुछ इरिटेशन हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है, खुजली आ रही होती है, तो उठा उठा के कुछ मुंह में डाल रहा होता है, जो भी चीज़ आती है, तो उसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन होता है। तो आप जो ध्यान रख सकते हैं वो ये ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करें कि बच्चे के आसपास गंदी चीज़ें नहीं हो जिनको उठा के साफ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। बिहार से एक और दर्शक राजेश कुमार, सवाल पूछिए अपना। राजेश, अपने टीवी के वॉल्यूम का कम करके सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए अपना। सर, डॉक्टर के पास बच्चा को ले गए तो बताया ब्लड का कमी है। कितने महीने का बच्चा है आपका? 3 महीने का। 3 महीने का बच्चा है, खून की कमी बताइए। ये खून की कमी का कारण तो ये उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्या कारण रहे होंगे। हो सकता है कि जन्म के बाद में कई बार ब्लड लॉस भी हो जाता है,
या कई बार माँ ने अगर दवाइयाँ कुछ सेवन की हैं उस वजह से भी हो सकता है, या बच्चे को इन्फेक्शन कुछ रहा हो नवजात शिशु के समय या पहले 3 महीने में, ये कुछ कारण है। ये इसके लिए उसको मेरे एडवाइस के हिसाब तो उसको भर्ती कराएं और उसकी प्रॉपर जांच करा के ही एक हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि उसके खून की कमी का कारण क्या है। और कई बार हीमोलाइटिक एनीमियाज भी होते हैं जिसमें जो जेनेटिक बेसिस पे ही चलते हैं, उसको भी रूल आउट कर लें तो वो बेटर रहेगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कई बार ये होता है कि आप मतलब ये कुछ ऐसे सॉर्ट ऑफ जुमले भी होते हैं, है ना, जैसे सोसाइटी में हाँ बच्चा ठीक नहीं कर रहा, इसको तो खून की कमी है, इसका लीवर बढ़ गया है, इसकी आंतें कमज़ोर हैं, है ना। तो ये जो हैं वो यूं ही जनरल कॉन्वर्सेशन में आ रहे होते हैं, एक्चुअली में बच्चे को कुछ नहीं हो रहा होता है ना। तो आपको जो चाहिए वो ये चाहिए कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर से बात करें। यदि डॉक्टर कहते हैं कि खून की कमी है, तो जैसे डॉक्टर बहन ने बताया कि उस बच्चे को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, बिकॉज 3 महीने पे खून होना एक सामान्य, खून की कमी होना एक सामान्य चीज़ नहीं है। बट मेरे को अंदेशा जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इनका बच्चा भी उनमें से कोई एक होगा जहाँ कुछ भी नहीं है, राइट। किसी ने कह दिया कि खून की कमी है इसलिए परेशान होते हुए घूम रहे हैं। तो अच्छे से परामर्श करें और लोगों की जो जनरल कॉन्वर्सेशन सोसाइटी में, घरों में, परिवार में हो रहा होता है उस पर ध्यान ना दें। और जन्म से लेकर के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मैं यदि डेटा बताऊं, फिगर्स बताऊं, कि यदि सारे बच्चे जो विश्व भर में पैदा होते हैं वो सिर्फ माँ का दूध पिए 6 महीने तक और कुछ भी नहीं लें, तो जितनी बच्चों की अंडर 5 ईयर 5 साल से कम बच्चों की मौत हो रही होती है हमारे विश्व भर में, द वर्ल्ड ओवर, उसको 8 लाख से कम कर सकते हैं। 8 लाख पर ईयर से कम कर सकते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आप समझ लीजिए कि यानी कि जन्म से लेकर के एक ऐसी चीज जिसका कोई कॉस्ट नहीं है और इसके बराबर कोई इंटरवेंशन आज तक मेडिकल साइंस नहीं खोज पाई है, जो कि मृत्यु दूर को इतना तो मतलब जन्म से लेकर के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, पानी भी बच्चे को नहीं देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये समझ लीजिए। ये रामबाण होगा आपके बच्चे के लिए। पंजाब से दलवीर हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दर्शक। सवाल पूछिए दलवीर अपना। हाँ सर जी, मैं एक कहना चाहूँ, मेरा ना पोता है जी चंडीगढ़ में, जीरपुर में जी, तो अभी ये पीजीआई में था तो उन्होंने रेफर पंचकुला में कर दिया। वो रोया नहीं सर, वो जी जन्म से रोया नहीं, जब से 22-23 दिन का हो गया सर। ठीक है, इसके अलावा और कोई परेशानी? और सर ठीक है। ठीक, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि बच्चे का रोना जन्म के तत्काल बाद बहुत जरूरी होता है, और अभी तक रोया नहीं। 20-25 दिन लगभग हो गए, बता रहे हैं दलवीर जी पंजाब से। ये तो कई बार यही मैंने बोला कि बच्चे का जन्म एक बहुत ही चैलेंजिंग जैसे एक प्रोसेस रहता है, और उस कई बार लगभग तो सारे बच्चे नॉर्मली डिलीवर होते हैं, लेकिन लगभग, मैं शब्द इसलिए लगभग किया, 100% नहीं है, कुछ में कई बार कमी रह जाती है, जिस करके जो है बच्चे के शरीर को जो चैलेंजेस आते हैं और वो क्राई नहीं करता है। उसके दिमाग में कई बार ताज़ा खून का प्रवाह नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो इस कारण जो है उसको हम बोलते हैं एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं। इस कारण जो उसको जो है उसके जो कई बार उसको ऐसे बच्चों को भर्ती भी करना पड़ता है, और वो डॉक्टर की देख रेख में ही उसका सारा पालन पोषण है। उसमें कई बार दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, और बाद में जो, क्योंकि ये दिमाग को ये एक तरह से ये एक चैलेंज रहता है, तो आगे उसके विकास में भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको नज़र में रखना पड़ेगा। ऐसे बच्चों का जो केयर है वो डॉक्टरी केयर में, जिसको हम इंटेंसिव केयर में, नीकू जिसको बोलते हैं, उसके में केयर में रखा जाए तो इसके परिणाम बेटर रहते हैं। ठीक है, तो मतलब और यदि इनको किन बातों का ध्यान, मतलब चिकित्सक देख रेख तो ये कर तो ही रहे हैं, बताया कि अभी हॉस्पिटल में ही है, वो हॉस्पिटल में है, तो वो सेफ जोन में है। घर पे किन किन बातों का ध्यान रखना उनके लिए जरूरी है? वो तो जब डिस्चार्ज होगा तो उसके बाद में रेगुलर फॉलोअप रहते हैं इनका न्यूट्रिशन, इनकी बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग, इनका इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, और MRI भी करना पड़ता है, और EEG जो तार वाली जांच जिसको हम बोलते हैं कई बार, वो सारा करके कि बच्चे का आगे क्या सिचुएशन रहेगी। वो डॉक्टरी देखरेख में ऑलरेडी हैं, उनकी एंग्जाइटी का कारण मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो इस टाइम जो भी हालत है वो सेफ जोन में है। ठीक है, फरीदाबाद से RK बहल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मेरा ग्रैंड सन है जी, उसकी उम्र अप्रोक्सीमेट 1.5 साल की है जी। उसको मैंने टाइम टू टाइम जो भी इंजेक्शन लगने होते हैं बच्चों को सारे लगवाए हैं जी,
लेकिन उसके बावजूद भी उसको महीना पहले मुंह से और नीचे की तरफ दाने निकले हैं काफी जी। और वो धीरे धीरे फिर डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा भी कोई बात नहीं, वैसे ही है, कोई कहता है मीजल है, कोई कहता है चिकन बॉक्स है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अब तो क्लियर हो गए लगभग। लेकिन क्या फ्यूचर में इसके लिए कुछ स्पेशल इंजेक्शन लगवाया जाए, क्या रेख देख की जाए? प्लीज टेल मी। क्या बताना चाहेंगे? उनका ये सवाल है कि उन्होंने टीकाकरण करवाया जी, फिर भी उनके दाने आ गए। तो जो टीकाकरण के जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो जितने टीकाकरण हैं वो बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं, ओके, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि बीमारी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी गंभीरता बहुत कम रहेगी और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण जो है किसी भी हालत में हमको देना चाहिए और उसका पूरा टीकाकरण, पूरा कंप्लीट कोर्स उसका करना शेड्यूल पूरा चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। और अगर इसके देने के बावजूद भी कभी कभी मीजल्स का टीका दिया है फिर भी उस बच्चे को मीजल्स हुआ कि प्रश्न आता है कि मैंने तो टीका दिया फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है, तो इसका उत्तर यही है कि उसमें गंभीरता बहुत कम रहती है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। तो पूरा शेड्यूल कंप्लीट करना चाहिए और ये जल्दी ठीक हो जाता है बीमारी अगर पहले से वैक्सीनेटेड है तो। ठीक है, मैं थोड़ा ऐड जी, करना जी, चाहूँगा डॉक्टर इसमें। साहब। वो ये लगभग डॉक्टर ही तय करेगा कि डायग्नोसिस है वो रैश का क्या है। ओके, आम इंसान उसको इतनी जानकारी नहीं होगी, वो सिर्फ एक दाना दे के उसका कुछ अपना इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। तो एक डॉक्टर को बाल रोग चिकित्सक को दिखाएं और उसमें देखें कि मीजल्स है या मीजल्स के और भी दूसरे जो वायरसेस होती हैं, मीजल्स लाइक इलनेसेस है या रूबेला है या चिकन पॉक्स है, ये डॉक्टर ही तय करेगा। और जो वैक्सीनेशन है या पूरे तरह से तो वो कामयाब कई बार नहीं रहती है, लेकिन जैसे डॉक्टर अरुण ने बताया मॉडिफाई कर देती है डिसीज़ को या कम उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम रहती हैं। तो ये डॉक्टर तय करेगा कि वो रैश का कारण क्या है। लेकिन कई बार जब बच्चों, ये नवजात शिशु के साथ बहुत ज़्यादा होता है, कई बार तो मच्छर के काटने की वजह से उनको बहुत बड़ा वहाँ पर स्पॉट बन जाता है, कई बार उनकी स्किन बिल्कुल पिंक हो जाती है, रेड हो जाती है कई बार, और फिर अपने आप नॉर्मल हो जाती है, और कई बार रैशेस की वजह से डायपर कैसे पहनाए जा रहे हैं उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये स्किन केयर उनकी किस तरीके से की जाए, उनको कब कब कैसे कैसे नहलाया जाए, ये कुछ सवाल यदि इसके जवाब दें। स्किन केयर जो है बच्चे की, जैसे शुरू में मैंने बोला था, आँख का ध्यान और अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान, स्किन का ध्यान और न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ये 5 चीज़ों पे हमको फोकस करना है। नहलाने के लिए बहुत ही बार जो है घर घर में तरह तरह की मिथ है, धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं कि कोई तुरंत नहला देते हैं, कोई देर में, लेकिन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत में आप कम से कम 6-7 घंटे के बाद ही बच्चे को नहलाएं। इनिशियल 6 घंटे में बच्चा जो है, मैंने शुरू में ही बोला, वो एक्वेटिक लाइफ से, एक पानी वाले वातावरण से एक वो नॉर्मल नॉन एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में आया है, उसके लिए वो एक चैलेंज है। इवन जब हम बच्चे को रिसीव करते हैं मदर से डिलीवरी लेके, अम्बिलिकल कॉर्ड काट रहे होते हैं, वहाँ से काउच तक जो बच्चे का जहाँ हम रखते हैं, इतना डिस्टेंस तय करने में 1-1.5 मिनट लग जाता है। इसमें भी टेम्परेचर लॉस होता है, बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में आ सकता है। तो हमें इस दौरान इतने पीरियड को भी चिकित्सक को ध्यान रखना है कि उसके जो है लॉसेस ना हो, इतना हम टेम्परेचर का ध्यान रखते हैं। और बच्चा ये सारा उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर रीगेन करता है, स्टेबलाइज होता है, माँ का दूध लेने लगता है, तो उसको 6-7 घंटे का समय चाहिए होता है। 6-7 घंटे के बाद आप उसको बेदिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या नवजात शिशु को हम रोज नहला सकते हैं आम दिनचर्या के तहत? इसमें जो साइंटिफिक जो स्टडीज़ हैं उनका अलग अलग है, लेकिन एवरेज है अल्टरनेट डे पे आप उसको नहला सकते हैं। अल्टरनेट हर एक दिन छोड़ के उसको नहलाया जा सकता है। और नहलाने का भी तरीका है, कोई स्पॉन्जिंग को कहता है, कोई उसको टब में नहलाना कैसे करना है, बट बेस्ट जो है वो टब में उसके आर्मपिट्स में लेके बच्चे को आप पूरा ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए, कोसा पानी जिसको कहते हैं होना चाहिए, जिसमें नहला रहे हैं वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री होना चाहिए, वो ठंडा नहीं होना चाहिए। गर्मियों में भी बच्चा ठंडा हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। शोल्डर से लेके और गर्दन से नीचे तक का आप बच्चे को बाल्टी में डिप कर सकते हैं, और आपकी ग्रिप सॉलिड होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, बच्चा स्लिप ना कर दे। राइट। सोप का इस्तेमाल भी बहुत तरह तरह के बाजार में बहुत तरह के स्कोप जी, उसी पर आ रहा था मैं जी। सोप जो है अनगिनत है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है सोप की। कोई कहता है नेचुरल है, लेकिन मेरे हिसाब से और विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से सोप का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा यहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल। बच्चे की जो रहन सहन है उसको किस तरीके से, उसको 6 महीने तक तो आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको क्या कुछ दिया जा सकता है खाने में? और कई लोग 4-5 महीने में ही देना शुरू कर देते, तो क्या ये सही है क्या? प्राकर, मुझे आपने ये सवाल पूछा, बट उससे पहले मैं एक चीज़ पे और एम्फसाइज करना चाहता हूँ।
जैसे सामान्य तौर पे बच्चे का वजन जन्म पर होता है करीब 2.8 से 3 kg, 2 किलो 800 ग्राम से 3 किलो के आसपास। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबीज। आपने सुना होगा कि जो बच्चे जन्म पर 2 किलो 500 ग्राम से कम होते हैं उनको कहते हैं लो बर्थ वेट बेबीज। तो ये बच्चे जो हैं जो लेस देन 2.5 kg होते हैं, ये 30% होते हैं। 70% बच्चे जो होते हैं नॉर्मल बर्थ वेट होते हैं और 30% बच्चे जो होते हैं वो आपके लो बर्थ वेट होते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो होती हैं, चाहे वो बीमारियां हों या फिर आप उनकी मोर्टालिटी, कुछ बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं, जो 75% to 80% जो प्रॉब्लम जो होती है वो इन बच्चों में होती है। इनमें में से जो बच्चे 2 किलो से कम होते हैं, जो कि टोटल बर्थ का करीब 10% होते हैं, 60% मोर्टालिटी उन बच्चों में होती है और सबसे ज़्यादा डिजीजेज उनमें होती है। जो बच्चा नॉर्मल वेट है उसके लिए आपको रूटीन लेवल ऑफ आप प्रिकॉशंस लेंगे, दूध पिलाएंगे, थोड़ा गर्म ठंडे का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने टीके लगवाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एज अपोज टू नॉर्मल बर्थ वेट बेबीज, जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं उनको आपको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा केयर उनको गर्म ठंडा रखने के लिए, उनको प्रॉपर फीडिंग करवाने में, उनको ये मेक श्योर करने इसमें कि फीडिंग जो आप करवा रहे हैं वो पर्याप्त है कि नहीं है, उनकी वैक्सीनेशन में, उनको कुछ बीमारी होती है उसके अर्ली डिटेक्शन एंड हेल्प लेने के लिए। तो ये वाला जो सब ग्रुप है जिस पे पेरेंट्स का भी बहुत फोकस होना चाहिए कि यदि आपका बच्चा जन्म पर कम वजन का है या समय से पहले कम हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको दर्शकों को और जो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। कमिंग टू द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या है, हम उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो उसमें है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। 6 महीने के बाद में आपको माँ का दूध कंटिन्यू करना है, कम से कम 2 साल तक, या उससे लंबा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ खाना खिलाना शुरू करना है, जैसे 2 से 3 बार आप खाना खिलाना शुरू करेंगे, उसकी मात्रा बढ़ाएंगे। 1 साल पर जो है वो बच्चा 3 से 5 बार खाना शुरू कर देगा, एक बार में करीब आधा कटोरी। किस तरह का खाना दें कि आप घर में बनाया हुआ खाना दीजिए आप, ठीक है। अनाज का बना हुआ भी हो सकता है, दाल का भी बना हुआ हो सकता है, उसमें दूध दही भी मिला सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स भी दे सकते हैं। बाजार का नहीं दीजिए कुछ भी, घर का अच्छा खाना जिसको आप अच्छा खाना कहते हैं, जैसे आप गाढ़ी दाल बनाते हैं या गाढ़ी खिचड़ी। सो एक प्रिंसिपल होता है कि खाना गाढ़ा होना चाहिए, है ना। एक कॉमन भ्रांति होती है कि आप दाल है उसको छान के दे दीजिए, नहीं, वो नहीं करना। आप पूरी दाल दीजिए और गाढ़ी दाल बनाइए। या आपने खिचड़ी को बहुत पतला बना लिया, नहीं, वो नहीं करना, आपको गाढ़ी खिचड़ी बनाइए, लेकिन गाढ़ा दीजिए नहीं, थोड़ा भी नहीं, आप जो है पर्याप्त मात्रा में दीजिए, बिकॉज बच्चा जो है गुड क्वांटिटी में खाता है, ऑफ कोर्स धीरे धीरे खाता है। तो घर का बना हुआ खाना जिसमें अनाज भी है, दाल भी है, दूध दही भी है, फ्रूट वेजिटेबल्स भी हैं, वो चीज़ दीजिए। बाजार के खाने पे नहीं जाइए, बिकॉज बाजार का खाना आपको 100 टाइम्स कॉस्टली होता है, उसके उतने फ़ायदे नहीं होते जितने घर के खाने के में होते हैं। गाढ़ा खाना खिलाइए एंड साफ सफाई से खिलाइए और प्यार से खिलाइए। आई थिंक ये जो है वो कोर प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप है। कई बार दूध पिलाने के बाद में, खिलाने के बाद बच्चा उल्टी कर देता है, ये बड़ी समस्या है। सामान्य है, ये समस्या हमारे सिर्फ दिमाग के सोच की है। पर्टिकुलरली बच्चे जब दूध पीते हैं इनिशियल 6-8 महीने में, वो उनको थोड़ा दूध पीने के बाद में थोड़ा सा वॉमिट करना, और कुछ बच्चे थोड़ी पोटी भी निकालते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ऑलमोस्ट 95-98% केसेस में। यदि आपका बच्चा दूध पी रहा है अच्छे से, वज़न अच्छे से बढ़ रहा है, पेशाब वो ठीक से कर रहा है, दूध पीने के बाद में 2-3 घंटे सो रहा है, इसका मतलब जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसको किसी तरह की कोई दवा की, इलाज की, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, निश्चिंत रहें। ठीक है, तो जी थोड़ा सा वीनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। वीनिंग एक बार और एक चुनौतियों का एक समय आता है 6 महीने पे। जो प्रश्न ये है कि वीनिंग जो है हम अनाज कब शुरू करें, तो ये इसका एक प्राकृतिक एक सीधा सा एक नज़रिया है कि जब दांत आ जाएंगे, ठीक है, और दांत 6 महीने पे आते हैं, तो बच्चा जो पी रहा था, जो दूध पी रहा था, अब वो चबाएगा। तो ये दूध से अनाज में शिफ्ट करने की एक प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे की दोस्ती जो है वो दूध से हो रखी है, ठीक है, वो दूध का आदी है, उसको सॉलिड नहीं पता। अब हम कुछ भी सॉलिड देंगे, अनाज देंगे, उसके नई चीज़ है वो उलट देता है, ठीक है,
और मदर क्या करती है, वो कहती है पी नहीं रहा, फिर दूध पे आ जाती है। फिर आप कोई दूसरी चीज ट्राई करते हो, वो भी उलट देता है, फिर दूध पे आ जाती है। अल्टीमेटली वो दूध पे आ जाता है, और दूध में क्योंकि आयरन नहीं होता अनाज है, इसलिए तो वो उसको फेमिलियर बनाने के लिए आप धीरे धीरे और 7-8 दिन ले, एक अनाज को शुरू करने दे तो 7-8 दिन उसी को देते जाइए, खाना शुरू कर देगा। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे ही होगा। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम सारी जानकारियों को देखने के बाद में समझा होगा आपने, खास तौर से जो माएँ हैं, उन जो बच्चों की देखभाल कर रही हैं, उन्होंने भी समझा होगा कि किस तरीके से बच्चे की देखभाल करनी है, क्योंकि आज यदि हम बच्चे को स्वस्थ रखेंगे तो आगे उसका भविष्य और आपके परिवार का भविष्य मजबूत होगा। अब इस कार्यक्रम में समय हो चुका है आहार का, और आहार के सेगमेंट में हम आपको बताते हैं गेहूं के घास के फायदे के बारे में। आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे व्हीट ग्रास यानी गेहूं की जो घास होती है। अब आप सोचेंगे कि गेहूं की घास में इतना क्या फ़ायदा हो सकता है, मगर एक्चुअली व्हीट ग्रास अपने आप में एक सुपर फूड है। यानी कि जो गेहूं की घास है उसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ऐसे इम्यूनिटी बूस्टिंग केमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स, जो आपके बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। अब आप कहेंगे इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन एक्चुअली हमारे शरीर में उत्पन्न होती है जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर केमिकल्स हों, प्रेजर्वेटिव्स हों, या फिर बहुत तला हुआ खाना खाते हैं। तो शरीर में इन्फ्लेमेशन होने के कारण कई डिजीज़ होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, गठिया का रोग है। तो जब हम व्हीट ग्रास जूस पीते हैं, यानी गेहूं की घास का जूस बना के हम पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो एक नेचुरल हमारे खून को अल्कलाइन बनाता है। और अल्कलाइन हमारे शरीर के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्कलाइन शरीर में जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। और हेल्दी सेल्स के रहने से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जैसे पानी में जो प्रदूषण है, हवा में जो प्रदूषण है, या खाने में जो प्रदूषण है, उससे हम बचे रहते हैं, क्योंकि हमारा जो लिवर है वो ब्लड को क्लीन करता है और ब्लड को फ्रेश रखता है। तो व्हीट ग्रास जूस में जो फाइटो केमिकल्स हैं, जिनको बायोलॉजिकल केमिकल्स कहते हैं, वो शरीर की एक तो एंटी अल्कलाइन की जो लेवल है वो बढ़ाते हैं, दूसरा वो शरीर में कुछ लेवल तक विटामिन सी को भी इम्प्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट कई ऐसे रोग हैं जिसमें व्हीट ग्रास जूस तो खास बताया जाता है, जैसे ट्यूमर्स हों। जब भी शरीर में ट्यूमर्स या जैसे गांठें पड़ जाती हैं या इस तरह के कुछ म्यूटेशंस होते हैं, तो व्हीट ग्रास जूस को दिया जाता है, जिसमें देखा गया है कि वो शरीर के सेल्स को नॉर्मल करता है, यानी कि शरीर की जो अल्कलाइन कैपेबिलिटी को बढ़ा के और शरीर के सेल्स को नॉर्मलाइज करता है। अब आप इसको खाएं कैसे, यानी इसको कंज्यूम कैसे करें? तो व्हीट ग्रास जूस के पाउडर्स आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको आप लीजिए, ड्राई पाउडर लीजिए, और कोई भी जूस, यानी कि जैसे कि गाजर का जूस हो या गाजर, चुकंदर और टमाटर का जूस मिक्स करके उसके अंदर 1 चम्मच ड्राई पाउडर आप व्हीट ग्रास का डाल सकते हैं। इसको अगर आप एवरी डे, यानी एवरी डे आप कंज्यूम करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक तो आपकी स्किन पे बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है, दूसरा अगर आपकी कोई एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे लिवर का कोई डिसऑर्डर है या फिर ब्लड का कोई डिसऑर्डर है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो आपके ब्लड डिसऑर्डर्स इंप्रूव हो रहे हैं। इनफैक्ट आपका जो खून की जो शक्ति है, यानी कि जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, वो भी इम्प्रूव करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि व्हीट ग्रास जूस आप ज़रूर एक बार कोशिश करेंगे कि आप ट्राई करें और इसका आप सेवन शुरू करें। तो गेहूं की घास को खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं, इसकी जानकारी आपने अभी ली। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली होंगी, जिनका स्वस्थ जीवन जीने में और खास तौर से नवजात शिशुओं की देखभाल करने में आपको खासी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस पते पर। डियर जिंदगी, FB 116, लोकसभा टेलीविजन, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 110001। ईमेल lstv dearzindagi@gmail.com। टोल फ्री नंबर 1800115314।
तो डियर जिंदगी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी अन्य महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के, और उसके समाधान को भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।